हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब सभी कोई ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब तक आपका सोशल साइंस का पेपर हो गया है, वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर हो गया है, हिंदी का पेपर हो गया है और मैथ्स का पेपर हो गया है। ठीक है, तो कल आपका जो पेपर है वो साइंस का होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस जुड़े हुए होंगे तो आपने एमसीक्यू का सीरीज़ देखा होगा जो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए गए हैं। आप उसे देख लेंगे तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप मतलब 100% आप कर करके उसे सॉल्व कर कर आप एग्ज़ाम से वापस आएंगे। ठीक है, चलिए तो अंतिम प्रहार हम लोग करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक पूरे सेट को देखेंगे और पूरी तरह से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी? शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों मीडियम के छात्र इससे लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ हम लोग और भी क्वेश्चंस उससे जो बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण, ठीक है, अंदर की तरफ, तो यहाँ से जितना इधर जो भी चीज़ होगा बाएं साइड में वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है और दाएं साइड में जो होगा वो धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब बिंब की दूरी, ये सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी निगेटिव होती है। अवतल दर्पण का मतलब होता है कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर में फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में क्या क्या होगा? कन्वेक्स लेंस, सॉरी, कन्वेक्स मिरर, है ना, दर्पण की बात हो रही है तो मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? एफ जो होता है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अगर दर्पण के साथ साथ हम लोग लेंस की भी बात कर लेते हैं। लेंस में क्या होता है? उल्टा होगा, है ना। अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, ध्यान से, लेंस, लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस, कन्वेक्स लेंस का एफ जो होता है वो धनात्मक होता है और दर्पण का भी, उत्तल दर्पण का भी जो फोकस दूरी है वो क्या है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, दोनों का फोकस दूरी जो होती है यानी एफ जो होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर है? तो 4 क्वेश्चन कोई भी आए आप इसको आसानी से कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं समतल दर्पण। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आप ध्यान रखिएगा कि जो एफ होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत होता है। फोकस क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसमें क्या होता है? भी बराबर यू होता है। ठीक है, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब समतल दर्पण का कैसा होता है? तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, आभासी होता है और लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है? ये समतल दर्पण का। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, आप उसको भी देख लेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है।
उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कब? जब इनमें से क्या क्या होगा, तो उत्तल लेंस से जो भी इमेज बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है, और आवर्धित बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनता है, केवल एक केस को छोड़ करके। एक उसमें केस है, एक केस क्या है, जब बिंब जो है वो ध्रुव, ठीक है, पोल और फोकस, यानी पोल और एफ के बीच में होता है, ध्रुव और पी और एफ के बीच में होता है, तब जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। चलिए, तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कब? जब एफ पर रहेगा, तो कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और बहुत बड़ा आवर्धित यानी बड़ा बनेगा। चलिए, एफ और 2f के बीच में होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, एफ के परे 2f के परे बनेगा, ठीक है, और 2f के परे बनेगा तो बड़ा बनेगा। लेंस और एफ के बीच में होगा, तो लेंस और एफ के बीच में होगा तो क्या बनेगा, ये जो लेंस है, यानी ये ध्रुव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे वास्तविक न बन करके क्या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है। 2f और अनंत के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा, बिंब से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो बड़ा किस पर बन रहा है, एफ पर रह रहा है तब भी बहुत बड़ा बन रहा है, और एफ और 2f के बीच में है तो बिंब से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवर्धित की बात करी जा रही है यानी बहुत बड़ा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एफ पर, ठीक है। चलिए, अगर जब दर्पण की बात कही जाएगी तो अवतल दर्पण का उत्तल लेंस की तरह काम करता है, और उत्तल जो दर्पण है उसका अवतल लेंस की तरह नेचर होता है, ठीक है, उसकी प्रकृति होती है। चलिए, एक एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में, ठीक है, सीधा आभासी और आवर्धित इमेज बने, सीधा बने, आभासी बने और आवर्धित इमेज बने, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, तो इमेज कहाँ रहेगा, ठीक है, आवर्धित बने तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, बिंब जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो बिंब कहाँ रहेगा, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, क्लियर है। किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष दोनों एक ही है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करेंगे, तो ये उत्तल, किसका, उत्तल का। और जरा दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाइफोकल, ठीक है, द्विफोकसी लेंस, बाइफोकल या द्विफोकसी लेंस, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। अब ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपके मॉडल सेट में, ठीक है। चलिए, आगे देखिए,
आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक है। आँख के रंगीन भाग को क्या करते हैं? कहते हैं आइरिस। कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है। इसी को परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक है। अगर परितारिका भी आता है तो आप उसको उस पर टिक करेंगे। ठीक है। तो अच्छे, और क्या क्या आँख से क्वेश्चन आएगा? कौन सा पार्ट है, आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ठीक है। तो वो क्या होगा? पुतली। ठीक है। कितना प्रकाश आना है उसको अलाउ करता है कौन? पुतली। ठीक है। प्रकाश किसके द्वारा आता है सबसे पहले? तो कॉर्निया से क्रॉस होता है। ठीक है। स्वच्छ पटल। उसके बाद रेटिना क्या है? रेटिना का मतलब होता है दृष्टि पटल। रेटिना का मतलब क्या है? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो सेल है। एक का नाम है शंकुनुमा यानी कोन। ठीक है। और दूसरा का नाम है रॉड यानी छड़नुमा। ठीक है। ये दोनों कोशिका जो है वो रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर जो लेंस है वो कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छे, लेंस को कौन एडजस्ट करता है? तो सिलियरी पक्षपाती मांसपेशियां करता है। सिलियरी मसल्स। कौन करता है? सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी मांसपेशियां। ठीक है। कंट्रोल करता है किसको? लेंस को। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं आँख से जो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि उत्तल लेंस का जो एफ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। उत्तल लेंस का एफ क्या होगा? पॉजिटिव। तो माइनस, ये तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है? तो या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्षमता, क्षमता यानी पावर। P बराबर क्या होता है? 1/f। अब P बराबर जब 1/f होगा तो 1 मीटर है तो यानी 1/1 मीटर यानी क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ठीक है। अगर ये मीटर सेंटीमीटर में होता तो आपको पहले उसको मीटर में बदलना पड़ता। ठीक है। और फिर उसके बाद आप एफ की जगह पे उसको रखते हैं। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1 डायोप्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है? जो वोल्टेज को नापता है। ठीक है। वोल्टेज को, वोल्टेज यानी विभवांतर को या विभव को। ठीक है। और एमीटर, एमीटर जो है वो किसको नापता है? धारा को। किसको नापता है? धारा को। तो एमीटर जो है वो सर्किट में, जैसे मान लो ये सर्किट है, ये मान लो सेल है, तो एमीटर जो होता है वो सीरीज में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या होता है? पार्श्व क्रम में। वोल्ट मीटर किस में होता है? पार्श्व क्रम में। इस तरह से यहाँ पे वोल्ट मीटर। ठीक है। तो एमीटर किस में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर किस में जुड़ता है? पार्श्व क्रम में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी पार्श्व क्रम में। क्लियर है? चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर क्या होगा? सीरीज में। ठीक है। एमीटर किस में होगा? सीरीज में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बल्ब किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी वोल्टेज दिया हुआ है आपका 220। ठीक है। और आई दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर।
ठीक है। तो धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर, आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई, ओम के नियम से, ठीक है, भी बटा आई। भी का मान कितना हो गया 220 और आई का मान कितना हो गया 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 ओम जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना प्रतिरोध जो होगा वो फिलामेंट का होगा। क्लियर है। चलिए ये कह रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए सेम क्वेश्चन को। If a current of 2 ampere flows through a bulb at 220 volt, then the resistance of the filament will be, रेजिस्टेंस कितना होगा फिलामेंट का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिलामेंट का रेजिस्टेंस 110 110, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे किस द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है, किसको संकेत करता है, किसमें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में, ठीक है। अब ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, अगर अंगुष्ठ नियम की बात आएगी तो ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम अंगूठे को इस तरह से, जैसे तार है और इस तरह से अगर इसको हम पकड़े कि अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ हो, ठीक है, और बाकी जो हमारा फिंगर हो वो इस तरह से उसको घुमा करके पकड़े, ठीक है, अंगूठा यहाँ पे हो और बाकी फिंगर हमारा इस तरह से हाथ हो, इसको पकड़े, तो अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा को दिखाता है और बाकी जितनी भी उंगलियां हैं जो मुड़ी हुई हैं, यानी इस तार को गोले पकड़ी हुई हैं, गोला करके इस तरह से पकड़ी हुई हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और ये जो ऊपर अंगूठा है ये धारा की दिशा को दर्शाती है, धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धारा, ठीक है। अंगूठे द्वारा किसको संकेत किया जा रहा है, धारा को, करंट को, ठीक है, यानी राइट हैंड थंब रूल द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहे, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन फ्लेमिंग का कहे, फ्लेमिंग है ना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, अगर केवल इतना कहे यानी अंगुष्ठ ना लगाए, ठीक है, तो अंगुष्ठ अगर नहीं लगाता है तो इसका मतलब है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि जो अंगूठा होगा वो क्या करता है, दिशा, यानी बल की दिशा को दर्शाता है, किधर बल लग रहा है, मोशन की दिशा को दर्शाता है, गति किधर से गति हो रही है उसकी दिशा को दर्शाता है, ठीक है। और जो तर्जनी है, ठीक है, तर्जनी जो है वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और जो मिडिल फिंगर है, वो जो मिडिल फिंगर है यानी जो मध्यम उंगली है, मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। क्लियर है। अगर यही वाम हस्त नियम कहता, अंगुष्ठ नियम ना कर करके वाम हस्त नियम कहता फ्लेमिंग का, तो क्या होता, जो अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शा रही है, गति की, मोशन की दिशा को दर्शा रही है, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और जो मध्यमा है, बीच वाला जो मिडिल फिंगर है, वो करंट की दिशा को यानी धारा की दिशा को दर्शाएगी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हवा, प्रकाश, सूर्य, विद्युत। आप आसानी से इसको कर लेंगे, स्रोत की बात कही जा रही है ना, तो सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का क्या है, सूर्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन है A + B अभिक्रिया करके क्या बनाया C + D,
तो ये जो ए और बी है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्लियर है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो बनते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। उत्पन्न होने वाले पदार्थ कह रहा है या बनने वाला पदार्थ कह रहा है कि भाग लेने वाला पदार्थ कह रहा है? अगर भाग लेने वाला कह रहा है तो अभिकारक, और अगर बनने वाला कहता तो उत्पाद। क्लियर है? उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया में तेजी लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? ऐसे तत्व का प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया में तेजी ला दे। ठीक है? यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया में तेजी ला दे, पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सीधा कहते हैं। चलिए आगे देखिए, BaCl2Na2SO4 है ना, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये क्या दे रहे हैं? BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं? BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिल रहा है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं। अब इस पूछा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, कि विस्थापन है, कि द्विविस्थापन है। तो देखिए, बेरियम जो है अपने अपने लिगेंड्स को क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो बेरियम क्या कर रहा है? अदला बदली हो रहा है लिगेंड्स का। बेरियम जो हो रहा है सोडियम के लिगेंड यानी सल्फेट के साथ मिल रहा है, और सोडियम जो है वो किसके साथ मिल रहा है? बेरियम के, इसके दोस्त के साथ। बेरियम जो है वो सोडियम के दोस्त के साथ मिल रहा है, और सोडियम जो है वो बेरियम के दोस्त के साथ मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, BaSO4, Ba इससे मिल करके बनाया और Na इससे मिल करके बनाया। तो ये क्या हो गया? दो तत्वों को विस्थापित किया गया है। ठीक है, तो जब दो तत्वों को विस्थापित किया जाता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। ठीक है, अगर केवल एक ही तत्व होता, जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन केवल रहता और Ba इसको हटा करके बन जाता और Na को ऐसे ही छोड़ देता, तब ये हो जाता विस्थापन। ठीक है, चलिए, संयोजन और वियोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब है कि अगर दो अभिकारक मिल करके एकल पदार्थ दे रहे हैं, एकल उत्पाद दे रहे हैं, यानी C दे रहा है, तो इसको बोलेंगे संयोजन। और अगर एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? BaCl2Na2SO4 BaSO4 NaCl, तो दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर पूछा जाएगा तब भी आप करके आइएगा, है ना, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो क्या करते हैं? दो तत्व अपना स्थान बदल करके एक दूसरे के लिगेंड के साथ प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो OH माइनस। क्या उत्पन्न होता है? OH माइनस। और अम्ल में क्या उत्पन्न होता है? H प्लस। दोनों की मौजूदगी होती है, लेकिन क्षार में ये अधिकता होता है इसलिए इसी को बोलते हैं, और अम्ल में ये इसकी अधिकता होती है तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, किसी विलयन का pH का मान 10 है, वो होगा अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, क्या होगा? तो जिसका pH मान 7 से कम है, 7 से कम, तो अगर 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा, और केवल 7 होगा तो वो हो जाएगा लवण या न्यूट्रल। ठीक है, उदासीन। क्लियर है? तो pH का मान कितना है? 10 है, तो 7 से क्या है? अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेस। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है,
तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। टैमरिंड यानी इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस में होता है? संतरा या नींबू में। ठीक है, मधुमक्खी का डंक, ठीक है, या फिर नेटल का पौधा, उसमें कौन होता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, या फॉर्मिक, दोनों एक ही है, या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल ये किस में होता है? नेटल के पौधा में या किसी के डंक में। ठीक है, ठीक है, टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर यानी टोमेटो में याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCl किसका सूत्र है? साधारण नमक का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का यानी ब्लीचिंग पाउडर का। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा का। ये क्या है? बेकिंग सोडा का। और ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O ये किसका है? वॉशिंग सोडा यानी धवन सोडा का। धवन सोडा का, धोने वाला जिस सोडा है। ठीक है, और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट और यानी और ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड किस में है? नमक में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव की अवस्था में होता है। तो धातु कौन सा है? ब्रोमीन, लोहा, पारा, तांबा। तो कौन होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पारा। मरकरी जो है ना, मरकरी जो है वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। कब? धातु के कमरे के ताप पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ताप अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो गैलियम, याद कर लीजिए, गैलियम और सीजियम ये दो तत्व ऐसे होते हैं जो हथेली पर रखेंगे तो पिघलना शुरू कर देगा। यानी थोड़ा सा और अगर हम उसको हीट करेंगे, थोड़ा सा वो टेम्परेचर उसको मिलेगा तो वो गलना प्रारंभ कर देता है। ये दोनों कौन है? धातु ही है। ठीक है, मरकरी द्रव अवस्था में रहता ही है। ठीक है, चलिए ब्रोमीन यहाँ पे है। ब्रोमीन का ध्यान रखिए, ये क्या है? अधातु है, और ये भी क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस पे? कमरे के ताप पे। ठीक है, चलिए तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, तांबा मतलब हो गया कॉपर, और जस्ता यानी हो गया जिंक। ठीक है, तो कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? पीतल, सोल्डर, कांसा, स्टील। क्या कहा जाता है? पीतल। क्या कहा जाएगा? पीतल। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग? पीतल। ठीक है, अगर तांबा में यानी कॉपर में अगर हम लोग टीन मिला दें, क्या मिला दें? टीन मिला दें, तब ये क्या बन जाएगा? कांसा। क्या बन जाएगा? कांसा। कब? जब तांबा में टीन मिला देंगे तब। ठीक है, अगर टीन में शीशा मिला देंगे, पीवी। ठीक है, टीन में अगर हम लोग शीशा मिला दें तो जैसे ही शीशा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्डर। क्या बनेगा? सोल्डर। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे पीतल जो है वो क्या है? तांबा और जस्ता का है। सोल्डर क्या होगा? टीन और शीशा का होगा। कांसा क्या होगा? तांबा और टीन का होगा। स्टील किसका होगा? कार्बन का होगा, निकल का होगा, क्रोमियम का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
व्हाट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉल्ड, इंग्लिश मीडियम में है तो क्या होगा, कॉपर जिंक को ब्रास, ठीक है। सोल्डर में क्या हो जाएगा, टीन, टीन और प्लस लेड, लेड यानी सीसा, ठीक है, पीबी। और ब्रॉन्ज किसका होगा, कॉपर में टीन, ठीक है। चलिए, एल्केन का सामान्य सूत्र, देखिए एल्केन जो है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला चीज तो आप याद रखिए, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या आप ध्यान में रखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन जो है वो क्या है, असंतृप्त, एल्केन संतृप्त है और एल्कीन और अल्काइन जो है वो क्या है, असंतृप्त है। असंतृप्त क्यों है, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड है और असंतृप्त में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर है। चलिए, दूसरा चीज आप देखिए यहाँ पे, संतृप्त यानी एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ये किसका है, संतृप्त का है, क्लियर है। दूसरा है असंतृप्त में एल्कीन, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, ये हो जाएगा एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन। तीसरा है एल्काइन, क्या है, एल्काइन, एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2, क्लियर है, CnH2n-2, +2 जो होता है वो किस में होता है, एल्केन में, और केवल 2n होता है वो होता है एल्कीन में, और 2n-2 जो होता है वो होता है एल्काइन में। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है। चलिए, क्वेश्चन क्या कर सकता है, ये भी दे सकता है, चार आपसे कोई सूत्र दे देगा और पूछेगा कि इसमें से संतृप्त या असंतृप्त को चुनिए। जैसे मान लीजिए दे दिया C2H6, C2H4 या फिर C3H8, तो कैसे आपको पता करना है कि संतृप्त है कि असंतृप्त, तो आपको संतृप्त वाला याद रखिए, यहाँ पे जितना होगा, जितना कार्बन दिया हुआ रहेगा, H जो होगा उसका डबल में 2 जुड़ जाएगा, 2 है तो 2 दूनी के 4 और 2 6, तो ये ठीक है, ये संतृप्त है। यहाँ देखिए 3 है तो 3 दूनी के 6 और 2 8, तो ये भी क्या है, संतृप्त है। ये क्या है, 2, 2 दूनी के 4 और 2 6 होना चाहिए था संतृप्त के लिए, लेकिन ये 6 नहीं हुआ, तो 2 दूनी के 4, तो ये क्या है, एल्कीन है, CnH2n है, तो एल्कीन जो होता है वो क्या होता है, असंतृप्त होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, CnH2n+2। आगे बढ़ते हैं, कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, तो CO जो होता है वो किसका है, कीटोन का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। OH जो है वो किसका है, एल्कोहल का, ये किसका है, एल्कोहल का, ठीक है। CHO किसका है, एल्डिहाइड का, किसका है, एल्डिहाइड का। COOH किसका है, कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। और CO किसका है, कीटोन का, ठीक है। कोई भी पूछेगा तो आप दे देंगे, जैसे मान लीजिए अगर CH3COCH3 पूछेगा कि ये बताइए किस प्रक्रियात्मक समूह का है, तो आप क्या है, CO है तो CO है तो कीटोन। अगर दे दे C2H5OH किस प्रक्रियात्मक समूह का है, तो अल्कोहल का है, OH लगा हुआ है तो अल्कोहल। CHO, COOH और OH ये सब लास्ट में लगते हैं, CO लास्ट से एक पहले वाले बीच में रहता है, लास्ट से एक पहले, ठीक है। फिर जैसे क्या है, C2 है ना, H5CHO, ठीक है, C2H5COOH, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक का, ये क्या है, एल्डिहाइड का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रो को, ठीक है।
तो जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न आवर्त सारणी यानी न्यू आवर्त सारणी जो है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, आवर्त होते हैं, और 18 क्या होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप। तो जो ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है, उसको समूह बोलते हैं, और जो इस तरह से होता है, ठीक है, यानी सोया हुआ क्षैतिज जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड्स यानी आवर्त बोलते हैं। ठीक है, कितना पीरियड है, 7, और समूह कितना है इसमें, 18। क्लियर है? तो चलिए, अब 36 के तारों को क्या कहते हैं भाई, तो 36 के तारों को आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड, दैट दे आर कॉल्ड पीरियड। और अगर वर्टिकल कॉलम को बोलता है तो क्या हो जाता है, वो ग्रुप। वर्टिकल कॉलम की बात करता तो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। चलिए, क्रमाकुंचन पेरिस्टैलेटिक मोशन जो होता है वो किस में, जब भोजन अंदर जाता है मुंह के बाद, उसी में होता है, यानी ग्रास नली में। ठीक है, किस में होता है, ग्रास नली में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ऑसोफेजस में, ऑसोफेजस में पेरिस्टैलेटिक मोशन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो जो पानी में रहता है वो उसके कोष्ठ कितने होते हैं, 2। ठीक है, ह्यूमन बींग्स वगैरह में जितना भी है, 4 पैर वाला, 2 पैर वाला, है ना, उसमें कितना होता है, 4। और जो जल में और पानी में, जैसे मेढक, उसमें कितना होता है, 3। मेढक में कितने कोष्ठ होते हैं, 3, और मछली में 2, और मनुष्य में 4। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक नर हार्मोन है, एड्रिनलिन, तो नर में और मादा में दोनों में रहता है, तो केवल नर हार्मोन। एस्ट्रोजन, ये मादा हार्मोन है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, नर हार्मोन है। किसके द्वारा निकलता है, वृषण के द्वारा। किसके द्वारा, वृषण के द्वारा। ठीक है, और ये क्या करता है, नर जनन अंगों का विकास कराता है। एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। और ये क्या करता है, ये मादा जनन तंत्रों को विकसित करता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन देखिए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकिनिन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। तो ये दोनों, ये तीनों जो है वो क्या है, एनिमल हार्मोन। ठीक है, और साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन में और नाम देख लीजिए, ऑक्सिन, वृद्धि में सहायक है। ठीक है, दूसरा जिबेरलिन, जिबेरेलिन, और जिबेरेलिन जो है ये भी तना को मोटा करता है, ये भी वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन, ये क्या होता है, कोशिका विभाजन में कार्य कर रहे हैं, पौधा में ही होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में, और ये भी कहाँ होता है, पौधा में ही होता है। ठीक है, और तीसरा है एब्सकेस, है ना, एब्सेसिक अम्ल, यानी ए। ठीक है, ये क्या करता है, पत्तियों को मुरझाता है। ठीक है, फल को पकाता कौन है, ये देखिए ग्रोथ को रोकता है। ये सब वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबेरलिन और साइटोकाइनिन। लेकिन एबीए जो है वो मंदक का काम करता है, रोकता है। ठीक है, पत्ती वगैरह को मुरझाता है। ठीक है, वृद्धि को रोकता है ये। इथाइलिन, है ना, इथाइलिन या इथिलीन, इथाइलिन। ठीक है, और इथाइलिन जो है वो क्या करता है, फल को पकाता है। क्या करता है, फल को पकाता है। ठीक है, ये किस में है, प्लांट हार्मोन में। चलिए, जंतु हार्मोन में क्या है, इंसुलिन, इसके कमी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज। इसके कमी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज। मधुमेह, मधुमेह एक ही चीज है,
थायरोक्सिन, ये आयोडीन की कमी से होगा, इसके कमी से, आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग, ठीक है, गर्दन में गोला हो जाएगा। एस्ट्रोजन, ये क्या है? मादा हार्मोन है, कहाँ से निकलता है? अंडाशय से, अभी हमने बताया, ठीक है। और ये क्या करता है? जनन अंगों का विकास करता है। कौन सा जनन अंग? मादा जनन अंग, ठीक है। चलिए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है बहुखंडन को, मल्टीपल फिजन को। किसको दर्शा रहा है? मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। अच्छा, ये किसका है? कौन सा एक जानवर का नाम बताइए जो जानवर क्या कहें, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसका नाम बताइए जो बहुखंडन करता है। तो क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। विखंडन में बहुखंडन कर रहा है, विखंडन में क्या होता है? विखंडन दो तरह का है ना, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में ये हो गया, ठीक है। और द्विखंडन में क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, ठीक है, या अमीबा हो गया। अमीबा, ठीक है। चलिए, या फिर अमीबा, इसको इस तरह से है ना, इधर से अमीबा हो गया, या फिर लेस्मानिया हो गया, ठीक है, या फिर लेस्मानिया। ये क्या हो जाएंगे? द्विखंडन में। बहुखंडन में क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए, मुकुलन, मुकुलन में हाइड्रा या ईस्ट। अगर इस तरह से चित्र है और इसमें अगर एक बर्ड ऐसे निकल गया और बाद में ये ऐसे ऐसे बर्ड बढ़ते गया और लास्ट में हट जाए, है ना, मान लो इस तरह का अगर चित्र आपको दिखे, है ना, तो ये किसका है? मुकुलन का। किसका है? मुकुलन का। क्लियर है? अगर आपको अमीबा का चित्र दिख जाए, है ना, अगर इस तरह का चित्र दिखे तो ये क्या है? अमीबा का है, द्विखंडन का, ठीक है। अगर आपको इस तरह से चित्र दिखे, इस तरह से, ठीक है, तो ये है प्लेनेरिया, या फिर इसको ये जो कौन सा विधि है? तो पुनरुद्भवन। कौन सा विधि है? पुनरुद्भवन का, और या फिर रीजनरेशन, इंग्लिश में रीजनरेशन का, ठीक है। कौन करता है? प्लेनेरिया करता है। अगर आपका दिखे पौधा में, जैसे ब्रायोफाइलम का दिखा दीजिए, एक पत्ती है और, हाँ, पत्ती है और उस पत्ती में आपको एक और ऐसे ऐसे बर्ड निकला दिखे, तो ये समझ जाइए इस पत्ती में इस तरह से ऐसे निकले दिखे, तो इसका मतलब है ब्रायोफाइलम है, ठीक है। और इस किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपागेशन और हिंदी में कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? किसमें? पौधा में। तो क्या कहलाएगा? फल। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा? फल कहलाता है, ठीक है। पूर्ण विकसित जो अंडाशय है वही किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जो पौधा में दो पार्ट है, मेल और फीमेल, ठीक है। अच्छे, तो पौधे जो होते हैं, फूल जो होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं, और एक लिंगी और उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी। तो जैसे उड़हल है, ठीक है, उड़हुल क्या है? उभयलिंगी है। और पपीता, ठीक है, ये क्या है? एक लिंगी है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? गेहूं, चना, मटर, धान। बहुत आसान है, मटर, ठीक है। चलिए, आगे देखिए। अगर हम पुष्प, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, पुष्प की जब बात करेंगे तो क्या होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर का मतलब होता है
जो स्टिग्मा वाले भाग, इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ठीक है। और ये जो पुंकेसर होता है वो क्या है? स्टेमेन। ठीक है। इसमें क्या क्या है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका या वर्तिकाग्र। ठीक है। पुंकेसर में आपका क्या मिलेगा? पोलेन, तंतु मिलेंगे और परागकण। परागकण, परागकण किस में रहते हैं? परागकोश में, परागकोश में। एंथर। ठीक है। परागकण मतलब पोलन ग्रेन और परागकोश का मतलब एंथर। तो ये क्या है? मेल का भाग है। और वर्तिका या वर्तिकाग्र जो है, स्टाइल जो है, ठीक है, ओवरी जो है, ठीक है, यानी अंडाशय, और वर्तिका या वर्तिकाग्र यानी स्टाइल, ठीक है, और स्टिग्मा, ये सब किसके भाग हैं? स्त्री केशर के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। तापीय विद्युत संयंत्र में, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, या गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो तापीय में क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। थर्मल एनर्जी में क्या होता है? थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? अजैव निम्नीकरणीय मतलब जिसको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिसको आप गला नहीं सकते, कौन सा पदार्थ है? तो प्लास्टिक जिसमें है, देखिए प्लास्टिक यहाँ पे है, तो प्लास्टिक जिसमें आ जाएगा, यानी ये जो समूह है वो क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ इसमें है। कौन है? प्लास्टिक। ठीक है। बाकी घास और लकड़ी ये तो दोनों गल जाएगा, जैव निम्नीकरणीय है ये, लेकिन प्लास्टिक जो है वो क्या है? अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? चलिए थोड़ा सा हम इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक। तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, और ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये क्या होते हैं? पहला, प्रथम पोषी स्तर। ठीक है। फिर उत्पादक के बाद जो होते हैं शाकाहारी, वो क्या हो जाएंगे? दूसरा। उस शाकाहारी को खाने वाला जो मांसाहारी होगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा। और जो प्रबल मांसाहारी होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? चौथा पोषी स्तर। ठीक है। पहला ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, शाकाहारी जो होंगे वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जो छोटे मोटे मांसाहारी हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और जो बड़े मांसाहारी हैं वो चौथा ट्रॉफिक लेवल यानी चौथा पोषी स्तर होता है। क्लियर है? चलिए और देखिए कि जब भोजन पौधा बनाता है तो जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा लेता है, वो 100% का केवल 1% भाग जो होता है वो भोजन में खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कौन? जो पौधा लिया, जैसे 100% अगर लिया तो कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 1%। और जब उसको अगर कोई दूसरा शाकाहारी जीव खाता है, ठीक है, तो उसका टोटल ऊर्जा का केवल 10% भाग उस शाकाहारी जीव में आएगा। ठीक है। उस शाकाहारी जीव में कितना आएगा? 10%। और यही 10-10% जो होता है वो एक दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है। ठीक है। क्लियर है? तो ये भी पूछ सकता है 10% वाला भी कि कितना कितना ट्रांसफर होता है, या फिर पौधा कितना रूपांतरित कर पाता है, चेंज कर पाता है किसको? सौर ऊर्जा को 1%, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के हैं ये? 2-2 मार्क्स के हैं। इन 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 6 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन का नियम? 2 है नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है? तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत कहता है, अपवर्तन का नियम लिखने के लिए कहता है अपवर्तन का, तो अपवर्तन होता तो क्या होता? ये अपवर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश का अगर अपवर्तन होता तो इसका क्या होता? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई बटा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, यानी स्थिर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होती है? स्थिर होती है। इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम अगर लिखने के लिए कहे तब भी आप लिख दीजिएगा, और अगर स्नेल का नियम केवल लिखने के लिए कहे तब भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों जो होते हैं ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये लिखिएगा जरूर, ये एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। एक डायोप्टर जो है उसकी क्षमता को परिभाषित करिए। तो हम क्या जानते हैं? P बराबर 1/f। ठीक है, और तो पावर एक डायोप्टर कब होगा? P1D कब होगा? जब एफ भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब एफ 1 मीटर होगा तो लेंस की क्षमता या का डायोप्टर लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? एक डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि A1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। क्लियर है? तो डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसका फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 डायोप्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खतरे का निशान लाल होता है, ऐसा क्यों? तो क्यों होता है? इसका 2 कारण है। पहला कारण क्या है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये एक पहला कारण हो गया, अधिक। और दूसरा कारण क्या है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्लियर है? लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि उसको खतरे का निशान है ना के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में बोले तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। और दूसरा क्या है? लिस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, या लिस्ट स्कैटरिंग ऑफ द कलर।
ठीक है। तो सबसे लिस्ट स्कैटरिंग होता है इसका इस रंग का, और दूसरा क्या है, इसका ग्रेटेस्ट वेवलेंथ होता है, इसलिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग एज ए डेंजर साइन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्र के अनुसार गर्म किया गया। ठीक है, तो चित्र यहाँ पे है, ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, तो इसमें चूर्ण डाले हैं, चूर्ण डालने के बाद उसको गर्म किया जा रहा है, तो अब वो किस में बदल जा रहा है, ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है, कॉपर का है। ठीक है, तो ए को क्या परिभाषित करेंगे, ए क्या है, बेसिन है, और बी क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, CuO है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनमें से इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो Cu+O2 दहन हो रहा है, तो O2, और इसमें क्या दिए, उष्मा, तो ये क्या दे रहा है, CuO, क्या दिया, CuO। ठीक है, CuO। अब यहाँ पे Cu1, O2 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब 2 लगाया तो कॉपर इधर 2 हो गया, इधर 1 ही रह गया, तो इधर भी 2 लगा देंगे। क्लियर है, तो अब ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण भी हो गया। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, उत्पाद की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उत्पाद क्या है, CuO, तो CuO को H2 गैस के साथ अभिक्रिया करेंगे, है ना, उष्मा देंगे, तो ये क्या दे देगा, Cu+H2O, Cu+H2O, रिड्यूस हो जाएगा कॉपर। ठीक है, क्लियर है, अपचयित हो जाएगा। चलिए, ये है सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि ये गैसें क्रियाशील नहीं है, अक्रियाशील गैसें हैं। ठीक है, और इनकी खोज बहुत बाद में हुई थी। इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को के छेड़छाड़ किए हुए रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये पहला चीज तो ये गैस क्या है, क्रियाशील नहीं है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या है, ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, स्थिर है, सबसे अधिक स्थिर है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्रियाशील नहीं है और स्थिर है, इसीलिए इन्हें बिना छेड़छाड़ के आवर्त सारणी में अलग से इसको रखा गया है। क्लियर है, नाम में ही है उत्कृष्ट गैस यानी अक्रियशील, तो ये अक्रियाशील है, इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रीजन आप लिख दीजिएगा। पहला अक्रियाशील होते हैं, ठीक है, पहला क्या हो गया, अक्रियाशील होना, और दूसरा क्या है, स्टेबल, स्थिर होना। ये दो रीजन के कारण इनको अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दे आर स्टेबल। दूसरा क्या है, दे आर स्टेबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस यही आ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कि वायरल प्रश्न पत्र देख करके आपको लग रहा है कि सब यही आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से मिलते जुलते ही आपके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लिए, अगर आप ये कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बेस्ट है और आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसको फिर से अगर नहीं भी तैयार है तो आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से चुन करके लाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो मॉडल सेट है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जो कि एक द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, है ना, जो द्विआबंध होते हैं या त्रिआबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये आप दो लिख लीजिए, C2H4 और C2H2। ये क्या है, इथाइन है, ये इथाइन है और ये इथीन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स, है ना, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मानव में वृषण का क्या कार्य है? 2 कार्य लिखिए। तो पहला क्या है? शुक्राणुओं का उत्पादन, ठीक है। पहला काम क्या है? शुक्राणुओं का उत्पादन है। और दूसरा क्या है? नर जनन हार्मोन का स्रावित करना, ठीक है। नर जनन हार्मोन का स्रवण करना, ठीक है, स्रावित करना उसे और संश्लेषित करना। और दूसरा क्या है? शुक्राणुओं का उत्पादन। नर जनन हार्मोन क्या है इसका? जो नर जनन हार्मोन है, एक है उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है? हार्मोन है, नर जनन हार्मोन है, जो किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे 2 तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए आपका 2 क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका उधर से आएगा, है ना। जो नेचुरल, जो ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है। तो अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? तो 3-4 चीज़ आप याद रखिए। एक है कि गैसीय प्रदूषक, दूसरा क्या है कि जो बार बार जिसका उत्पादन न हो सके, ठीक है, या तो अगर अजैव निम्नीकरणीय है, ठीक है। तो अजैव निम्नीकरणीय मतलब जो कि खत्म हो सके, है ना, जो मिट्टी के साथ मिल सके, है ना। तो जो मिट्टी के साथ मिल जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय। और जो मिट्टी के साथ नहीं मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। तो ये अजैव और जैव निम्नीकरणीय यानी ये कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको पर्यावरण को प्रभावित करना है तो प्रभावित करने के लिए 2-3 रीजन आप याद रखिए। एक, गैसीय प्रदूषक के साथ पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। दूसरा क्या है कि वो अनिम्नीकरणीय है, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल ही ना हो, जो गले ही ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये पर्यावरण को प्रभावित करने के कारक है, ठीक है। तो यही 2 तरीका लिख देना है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है भाई? तो वो अनिम्नीकरणीय स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण उनके निष्पादन में समस्या होती है, ठीक है। और जब समस्या होती है तो वो क्या करते हैं? आसपास गंदगी करेंगे और पर्यावरण को प्रभावित करेंगे, ठीक है। उनसे निकलने वाले जो जहरीले गैस हैं, प्रदूषक हैं, वो क्या करेंगे? वो पर्यावरण में हानि पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य में भी उसका स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी करेंगे, स्वास्थ्य भी खराब करेंगे, है ना। कौन किसके स्वास्थ्य को खराब करेंगे? मनुष्य को के स्वास्थ्य को, ठीक है। कैसे करेंगे? तो गैसीय जो प्रदूषक हैं, जो उनके द्वारा निकल रहा है उससे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 39 से 46, 39 टू 46, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? ये भी 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको केवल 6 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो जाएगा? 3-3 मार्क्स, यानी टोटल 18 क्वेश्चन, 18 मार्क्स का, ठीक है। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन, एक तो आपका रहेगा, आपका न्यूमेरिकल रहेगा, है ना। वो चाहे लेंस से पूछ दे या आपके मिरर से, दर्पण से पूछ दे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखेंगे कि 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उसको फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको क्या किया गया है? रखा गया है। अब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर जब उसको रखा गया है तो 27 सेंटीमीटर क्या है इसका? यू, ठीक है। और किसका है? कनकेव मिरर का। और फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है और प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए
एक चीज़ कि अगर बाय द वे आपको अगर ये नहीं पूरा समझ में आ रहा है तो प्रकृति तो आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। अवतल दर्पण अगर कह रहा है तो एक केस को छोड़ करके अवतल दर्पण के बाकी सभी केस जो हैं उसमें प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। एक केस कब होगा, जब आप भी निकालिएगा, जो u है, सॉरी ये u क्या है 27 सेंटीमीटर, तो u अगर 18 सेंटीमीटर के अंदर, यानी कहने का मतलब है कि फोकस दूरी के अंदर है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर से कम अगर होगा u का मान, तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी प्रकृति जो होगी वो आभासी और सीधा और आवर्तित बनेगा। अदरवाइज अगर जब u का मान 18 से अधिक है किस में, अवतल दर्पण में, तो हमेशा वो उसका जो प्रकृति होगी, जो प्रतिबिंब बनाएगा उसकी प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और उल्टा होगी। क्लियर है। अगर उत्तल दर्पण है तो कुछ कहना ही नहीं है, उत्तल दर्पण है तो हमेशा क्या होगा, आभासी और सीधा बनाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण है, क्या क्या इसमें है, एफ है, क्वेश्चन देख लिए आप, एफ जो है वो कितना है, -18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का एफ जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। यू जो है वो है आपका -27 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें पता है, ठीक है, दर्पण सूत्र द्वारा, किसके द्वारा, दर्पण सूत्र द्वारा। तो दर्पण सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दैट इम्प्लाइज, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/f, एफ का मान क्या है, माइनस में है, तो -1/18 माइनस 1/u, u क्या है वो भी माइनस में है, तो -1/27, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/18 प्लस 1/27। क्लियर है। चलिए, तो दैट इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54। क्या हो जाएगा, 54। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 27 दूनी 54। अब यहाँ से दैट इम्प्लाइज 1/v जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घटाओ, माइनस प्लस घटाओ, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और माइनस का साइन, 3 जो है वो बड़ा है, उसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/54। क्लियर है। दैट इम्प्लाइज v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -54। v क्या हो जाएगा, -54, यानी 54 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, यानी दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, माइनस में है, यानी माइनस में है अवतल दर्पण में, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आकार देखते हैं, तो आकार देखने के लिए क्या हो जाएगा, HI, ठीक है, बटा HO बराबर -v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज HI बटा HO का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। ठीक है, बीम बराबर, अब माइनस v का मान कितना आया है, -54 बटा u का मान कितना है, -27। ठीक है, यहाँ से HI बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये नीचे वाला माइनस, तो -27 से 54 काटिए तो कितना बार में, 2 बार में, तो क्या हो जाएगा, -2। कैसे हो जाएगा, ये वाला माइनस, जो नीचे वाला माइनस है वो बचेगा, और ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब HI बटे क्या है, HO, यहाँ पे कर देते हैं, आगे स्टेप में हटाएंगे इसको। दैट इम्प्लाइज
एच आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच ओ। एच ओ का एक मिनट, यहाँ पे जो एच ओ है, एच ओ का वैल्यू कितना है, 7। एच ओ का वैल्यू क्या है, 7। तो ये जो 7 इधर जाएगा तो 7 टू जा 14, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 7 माइनस में, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू एच आई बराबर -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हो गई आपकी वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, साइज में आपको केवल लिखना है बिंब से बड़ा। यहाँ 14 सेंटीमीटर, पहले कितना था, 7 सेंटीमीटर था। बिंब का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, मतलब बिंब से बड़ा, बिंब से दुगना हो गया, समझिए, बिंब से दुगना बड़ा। बड़ा भी लिख दीजिएगा तब भी काम चलेगा, दुगना लिख दीजिएगा तब भी ठीक है, ठीक है। तो क्या है, बिगर देन ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर अभी भी है डाउट तो आपका जो प्रीवियस इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है ना, ये न्यूमेरिकल का, सारे लेंस का भी है और मिरर का भी है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो क्या क्या है, पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है, ठीक है। अगर एक फ्यूज हुआ तो बाकी सारे कार्य करते रहेंगे, कब, जब पार्श्व क्रम में संयोजित किए हुए रहेंगे तब। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप ये अच्छी तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, धारा को ग्रहण कर लेते हैं। जब हमें पता है कि जब पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है, तो धाराएं क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। एक ही धारा सब में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। सब सारे जो पार्श्व क्रम में संयोजित उपकरण है वो सभी में धारा जो होंगे वो अलग अलग जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज सब में समान रह जाएगा, ठीक है, लेकिन धारा का जो प्रवाह होगा वो सब में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए श्रेणी क्रम के स्थान पर पैरेलल यानी पार्श्व क्रम संयोजित करना ज़्यादा लाभप्रद होता है, ठीक है। चलिए, तो 3 पॉइंट इसको करके लिख दीजिएगा। पहला चीज़ क्या हो जाएगा, उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। दूसरा क्या है कि धारा ग्रहण करते हैं तो वो अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तीसरा क्या है कि सभी में बराबर बराबर वोल्टेज जाता है, ठीक है। सब में सबका वोल्टेज क्या होगा, बराबर बराबर जाएगा, ठीक है। अगर वो श्रेणी क्रम में होगा तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कब, श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना होती है, ठीक है। यानी जब लाइव वायर है ना और न्यूट्रल वायर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी तरह से, तब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की घटना होती है, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है भाई, तो इसको है कि तार को संपर्क में नहीं आने देना है, ठीक है। तो आपको तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा करके रखना है, ठीक है। फिर उससे बचने के लिए अपने घर में क्या होना चाहिए, मिनिएचर सर्किट बोर्ड यानी एमसीबी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज अचानक बढ़ जाएगा, वोल्टेज जब बढ़ेगा
तो उसको कौन बचाएगा? एमसीबी, वो डाउन हो करके सर्किट को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, चलिए वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 42, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? विरंजक चूर्ण के 3 महत्वपूर्ण उपयोग को लिखें। तो क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या है? CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसमें क्या कर रहे हैं? Cl2, और इसको 400 केल्विन पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होगा? CaOCl2 प्लस H2O। और ये जो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यही क्या है? विरंजक चूर्ण है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सेम चीज़ है। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, यूज क्या है? फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, और क्या? एज एन एडिटिव इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और तीसरा क्या है? फॉर यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट टू फ्री ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न यौगिकों का सूत्र एवं संरचना लिखें। सूत्र एवं संरचना। मिथेनॉल, तो मेथेनॉल यानी नैल का मतलब होता है एल्डिहाइड लगा हुआ है, और मिथ का मतलब एक कार्बन। तो एक कार्बन तो एल्डिहाइड के पास खुद है CHO, तो इसके साथ कितना हो जाएगा? H। अब देखिए मिथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे आसान है। जैसे मिथेनॉल है तो क्या है? C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो कार्बन क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड रहेगा इसके चारों तरफ, टेट्रा वैलेंसी होता है ये। तो 1 2 और एक 3, 3 तो इसके पास ऑलरेडी है, तो अब इसके पास एक ही चाहिए। अब कार्बन तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? एक ही हाइड्रोजन लग सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। ये इसका क्या हो गया? संरचना, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? HCHO, HCHO। ठीक है, अब दूसरा देखिए, मेथेनॉल। जब नॉल लगेगा तो इसका मतलब है कि अल्कोहल है, OH लगेगा। ठीक है, तो मिथेनॉल में मीथेन का क्या होता है? CH4। अब इसमें क्या करना है? मिथेनॉल, तो एक OH जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन को कम करेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3OH। क्लियर है? अब इसका अगर हम सूत्र लिखें CH3OH का, यहाँ पे लिख देते हैं, एक OH, और यहाँ पे एक H, एक H और एक H, यहाँ पे भी एक H हो गया, और एक H यहाँ पे, और एक H यहाँ पे, मतलब ऊपर में होगा। ठीक है, तो ये हो गया CH3OH यानी मिथेनॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेंटाइन। पेंटाइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5। पहले संरचना बना देते हैं, फिर सूत्र भी लिख लिख लेंगे। तो पेंटाइन में कितना होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 गो यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड केवल यहाँ है, तो इसको 3 गो चाहिए, तो 3 गो मिल गया, CH CH CH। अब यहाँ पे देखिए, ये हम तो समझाए थे आपको, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के पास, सेकेंड वाले कार्बन के पास एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक इसको मिलेगा और एक इसको। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, एक H एक H, 2 हो गया, एक तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब ये कार्बन के पास भी वही चीज़ है, 1 2 2 इसके पास बॉन्ड है, ये है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के पास 3 यहाँ पे है और एक इधर है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो अब इसको कोई हाइड्रोजन, कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अब चलिए लास्ट वाला के पास, तो लास्ट वाला के पास इधर इधर कितना है? 3 गो है इधर। ठीक है, इसको कितना चाहिए? 4 गो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसको लिखिए, ये कितना हो गया? CH3, ये हो जाएगा CH3। ये कितना हो गया? CH2। ये कितना हो जाएगा? CH2। फिर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसको हम और लिखे शॉर्ट में, तो 1 2 3 4 5,
5 कार्बन है तो C5, और H कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8। गिन भी लीजिए, 3 2 5 2 7 और 1 8। और ऐसा फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n-2, तो 5 दूनी के 10 माइनस 2 यानी 8। ठीक है, आई होप कि आप तीनों कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरु रज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित हो जाना इस बात का एक उदाहरण है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सीधे सूचना किसको भेज रहा है? मस्तिष्क को। ठीक है, और ऐसे प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वो किसको भेजता है सूचना? मेरु रज्जु को। और मेरु रज्जु सूचना भेजता है किसको? ब्रेन को। और उसके बाद सोचने समझने की शक्ति होती है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात जो समझाया वही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है और जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन यानी जो जीव दब गए पृथ्वी के अंदर है ना, तो वहां से उस वो ईंधन में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, रूपांतरित हो जाता है, ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसकी हानि क्या है? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्या है पहला चीज कि अनवीकरणीय स्रोत है, ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, दूसरा देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलाने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और इससे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। क्लियर है? तो कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और इनसे कैसी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, जो क्या करती है? हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। इज दैट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आप लिख सकते हैं ना, जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है? धुआं करता है ना। फिर हमारे जिससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाम हो जाएंगे, है ना, सांस की बीमारी हो जाएगी। तो ये सब, ये सारी क्या है? हानि ही है। ठीक है, चलिए तो ये आपका इंग्लिश में है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46, ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? ठीक है, तो ओजोन परत के अवक्षय के दुष्प्रभाव क्या है? आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, डीएनए अणुओं की क्षति तथा आनुवांशिकता रोग हो जाएगा, मछलियों और समुद्री जीवों की हानियां होती हैं, फोटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मरते हैं इससे, पेड़ पौधों की क्षति होती है। ठीक है, क्लियर है? और ओजोन परत के अवक्षय हो जाएगा तो जो पारावैंगनी किरण है, अल्ट्रा वायलेट रे जो है, वो सीधे क्या होगी? पृथ्वी पर पड़ेगी। जो परावैंगनी किरण होगी वो सीधे कहाँ पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ेगी, जिसके कारण ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है? किसके कारण? उस परावैंगनी किरण के कारण। ठीक है, तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक। ये टोटल जो क्वेश्चन है, ये कितने क्वेश्चंस थे? 8 क्वेश्चंस थे, और आपको करने कितने थे? केवल 6 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, ये जो 45 और 46 क्वेश्चन है, अगर आप देख लीजिएगा कि अगर उधर वो सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ये तो आपका लैंग्वेज टाइप का लिखना है, और बेसिकली
ठीक है, ओजोन परत या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही ये प्रश्न होते हैं। नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से होंगे, है ना, या पर्यावरण से होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52, यानी टोटल 6 क्वेश्चन। और ये 6 क्वेश्चन में आपको केवल करने हैं 4 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 5-5 मार्क्स का है, यानी टोटल जो होंगे वो 20 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47वां क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। इसके ब्रूशों का क्या कार्य है वो लिखें। ठीक है, अब विद्युत जनित्र यहाँ पे हम दिए हैं। ठीक है, मॉडल सेट में विद्युत मोटर आया है, और उसका आंसर वो जो मॉडल सेट वाले जो वीडियो है उसमें पड़ा हुआ है, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो या तो जनित्र आएगा या तो मोटर आएगा, दोनों आ सकता है, क्योंकि पिछले वाले पेपर में, पिछले 2023 वाले पेपर में ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो या तो मोटर पूछ सकता है या तो जनित्र पूछ सकता है। ठीक है, और ये दोनों में सबसे ज़्यादा चांस है मोटर का। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम जनित्र को लेकर दिखाए हैं, ताकि आप मोटर तो हम करा दिए हैं ऑलरेडी, है ना, उस वीडियो, प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जनित्र को भी देख लेते हैं। तो क्या है जनित्र? प्रत्यावर्ती धारा, यानी एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या फिर बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसी युक्ति, उसे ही विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए सिद्धांत। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत? जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें धारा बहने लगती है, तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, आप चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि अगर आप किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दें, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज कर दें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बदल दें, तो दूसरा जो पार्ट है जो उसके संपर्क में है, उससे थोड़ा दूर है, तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी दूसरे वाले में, बगल वाले में। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, बनावट क्या है? तो बनावट देख लीजिए यहाँ पे, दो क्या है, चुंबक है, अस्थाई चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब यहाँ पे कुंडली है ABCD। ठीक है, दो वलय लगा हुआ है, एक वलय ये है और दूसरा वलय ये है। ठीक है, अब देखिए इन सारी बातों को, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये बताएगा कि धारा की दिशा किधर से आ रही है। ठीक है, दो ब्रशेस लगे हुए हैं, कार्बन ब्रश B1 और ये B2। ब्रश का काम पूछ रहा था, तो इन्हीं का काम पूछना है। ये क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करके बाहर जो है उसमें फ्लो कराते हैं। ठीक है, बाहर के सर्किट को में फ्लो कराते हैं। ठीक है, प्रवाहित कराते हैं। तो चार्ज ये मतलब जो धारा है वो यही लेते हैं। कौन? ब्रश से होता ही हुआ वो पूरे बाहर के सर्किट में फ्लो होता है, दौड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे हम लोग कैसे कार्य होता है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ से, आइए कार्य को देखिए हम लोग। कुंडली के चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति को तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है, तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के सिरे AB तथा या CD को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिमाण बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे काम कौन सा करेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम कि ए बी को ऊपर की ओर, ए बी पर बल लगाएंगे किधर, ऊपर की ओर। ये मान लो इस तरह से घूम रही है, ए बी ऊपर की तरफ हो और सी डी नीचे की तरफ, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इधर। तो ए बी में ए बी ऊपर की तरफ जा रही है, तो धारा की दिशा क्या होगी, ए से बी की ओर। बी से सी की ओर कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, फिर बी से, यहाँ पे देखिए, ए से बी की ओर और सी से डी की ओर धारा आ रही है। ठीक है, तो यानी धारा जो हो रही है वो क्या हो रही है, B2 से होते हुए B1 की तरफ फ्लो कर रही है। लेकिन आधा घूर्णन के पश्चात जब आधा घूमेगा तो सी डी यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा सी और यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे जो धारा होगी वो क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये होगा तो ये वलय के कारण क्या हो जाएगा, B1 इधर आ जाएगा और B2 इधर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब B2 वाला पार्ट ये इधर हो जाएगा। अब क्या होगा, धारा की दिशा CD क्या होगा, अब ऊपर की तरफ होगा, और BC का BA किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो जब CD ऊपर की तरफ होगा तो उस पे जो करंट होगा वो कहाँ से होगा, A से B की तरफ। ठीक है, ये अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या है, ए से, ए अगर ऊपर की तरफ है तो धारा कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ और सी से डी की तरफ। ठीक है, तो बाहर में जो होगा वो इधर इधर से धारा जाएगा। क्लियर है, लेकिन जब आधा घूर्णन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। तो आधा घूर्णन के पश्चात फिर क्या हो जाएगा, सी डी ऊपर की तरफ। तो अभी धारा किधर, पहली बार जो आधा घूर्णन से पहले जो है धारा की दिशा क्या है, ए बी सी डी है। तो आधा घूर्णन के पश्चात क्या हो जाएगा, डी सी बी ए, धारा की दिशा हो जाएगी। अब बी ए से जुड़ा हुआ है कौन, B1। तो अब धारा जो हो जाएगा बाहर में, पहले क्या था, शुरू में B2 से B1 की तरफ गया बाहर में, अब क्या हो जाएगा, B1 से B2 की तरफ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से धारा जो है वो अपना, अब सेकेंड टाइम में गैल्वेनोमीटर इधर हो जाएगा, यानी अब क्या है, अब ये है कि आधा घूर्णन के पश्चात जो धारा है उसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो आधा घूर्णन के पश्चात अगर धारा की दिशा बदलती है तो इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, अब ब्रूस का काम क्या है भाई, तो ब्रूस का काम है, ब्रूस का काम है धारा को लेकर के और बाहरी जो कनेक्शन है, बाहर जो सर्किट है ना, परिपथ है, उसमें फ्लो कराना। ठीक है, प्रवाहित कराना। ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश में है, आप इसको लिख लें। और जैसे हमने बताया कार्यविधि में आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, क्या हमने बताया, फिर से देख लीजिए एक बार। वही कार्यविधि में लिखना है। ए से बी की ओर धारा है, पहले जो है ये लिखना है कि ए बी ऊपर की ओर है और सी डी नीचे की ओर है। पहला पॉइंट दे करके, ए बी ऊपर की ओर और सी डी नीचे की ओर। तो ए बी जब ऊपर की ओर है और सी डी नीचे की ओर, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। ठीक है, और बाहर में जो परिपथ में जो धारा की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, B2 B1, B2 से लेकर के B1 तक हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बार आधा घूर्णन के पश्चात जो धारा की दिशा हो जाएगी, यानी सी डी ए बी का स्थान ले लेगा और सी डी का स्थान ए बी ले लेगा। तो सी डी जो है अब ऊपर हो जाएगा और ए बी जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो अब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, डी सी बी ए, किसके अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। और जब ये डी सी बी ए हो जाएगी तो बाहर परिवेश में धारा किधर से किधर फ्लो करेगा, B1 से लेकर के B2 की तरफ। तो ये जो धारा क्या हो रहा है,
हर आधा घूर्णन के पश्चात धारा की दिशा परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, और इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, रचना में, संरचना में क्या करना है, रचना में क्या करना है? तो ये क्या है? कॉइल है, कुंडली है। ठीक है, ये क्या है? कुंडली है। ये वलय है। ठीक है, R1 R2 वलय है, B1 और B2 जो है वो ब्रुश है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है। चलिए, आई होप कि अब क्लियर हो गया आपको। चलिए, ओम के नियम को लिखिए और इसका सत्यापन करें। ठीक है, ओम के नियम को लिखिए और इसका सत्यापन करें। तो ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे R आएगा कांस्टेंट और I, यानी V बराबर क्या हो जाएगा? I R। क्लियर है? चलिए, ये हो गया, ये पूरा हो गया ओम, ओम का नियम। उसके बाद इसका सत्यापन देखिए। चलिए, सत्यापन कैसे करिएगा बता रहे हैं, इसको पूरा इसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे जैसे एक वोल्टेज है और यहाँ पे आई है। ठीक है, वोल्टेज को मान लीजिए 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 300 वोल्ट। और आई क्या हो जाएगा? मान लीजिए 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर। इस तरह से आप लेंगे, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर और यहाँ पे 6 एम्पियर। ये क्या हो गया? करंट इधर, और ये आपका वोल्टेज हो गया इधर, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए 100, ये हो गया 200, 200 और ये हो गया आपका 300। ठीक है, दो ये पॉइंट हो जाएगा, 2 पर, 4 पर कितना है? 200 और 6 पर कितना है? 300। ठीक है, तो जो धारा जाएगी वो क्या है? ये जो रेखा जाएगी, ग्राफ जाएगी, वो इस तरह से जाएगी, यानी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह 6 के पास जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये जो धारा, ये जो ग्राफ होगा ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पहला केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? 100/2, यानी क्या हो गया? 50। यही क्या है? ओम। दूसरा केस में 200/4, ये कितना हो जाएगा? 50 ओम। तीसरा केस में क्या हो जाएगा? 300/6, यानी ये भी क्या हो गया? 50 ओम। इसका मतलब क्या है? आर इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी टाइम। आर क्या है? स्थिर है। आर क्या है? स्थिर है। प्रत्येक दिशा में आर क्या है? स्थिर है। ठीक है, और वो जो भी और आई का ग्राफ जो है वो क्या है? सीधा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो कि सेंटर से क्रॉस कर रहा है, सेंटर से जा रहा है, केंद्र से जा रहा है। और आर क्या होता है? स्थिर होता है। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे भी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है। समान अनुपात में विभवांतर और धारा जो है वो बढ़ता और घटता है। क्लियर है? यही क्या है? सत्यापन है। ठीक है, ज़्यादा वो देखेंगे आप अलग गाइड वगैरह में, चाहे कहीं पे, तो ज़्यादा लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना लिखिए, सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, चलिए, यहाँ फर्स्ट केस R1 कर दीजिए, है ना? R1, R2, R3, इस तरह से, मतलब R3। ठीक है, तीनों क्या है? सब कांस्टेंट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। चलिए, संतुलित करना है। H2S प्लस O2, ये क्या दिया हुआ है? H2O प्लस SO2। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। यहाँ पे भी सल्फर 1।
यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो 3 ऑक्सीजन 2 के कैसे होगा? 2 यानी ये जब भी जाएगा तो इवन में जाएगा, और ये जब भी जाएगा तो ऑड में चल जाएगा। तो इसको सबसे पहले हमको इवन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको 2। क्या कर दिए? 2। अब जैसे ही यहाँ पे 2 करेंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी के 4। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर भी हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? 2। तो इधर भी क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 दूनी के 4। ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर जो है वो 2 है, और इधर सल्फर 1 है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो अब सल्फर भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, और इधर 4, तो 4 और 2 6। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो इसको 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। ठीक है, किससे हो जाएगा? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 3O2 2H2S, क्या हो जाएगा? 2H2S प्लस 3O2, ये क्या दे देगा? 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग। N2 प्लस H2 NH3, N2 प्लस H2, ये आसान है ना? NH3 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले इसको डबल कीजिए, तो 3 दूनी के 6। ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 6 है। इसको करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग। PbNO3 2, PbNO3 का 2, और इधर क्या हो जाएगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, Pb कितना है? 1 है, यहाँ पे भी Pb 1 है। NO3 नाइट्रोजन कितना है आपका? 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। अब इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए क्या हो करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 जैसे ही N से किए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूनी के 4, और 2 6 और 1 7। तो ये 7 जब जब भी सिंगल वाला होगा उसको पहले डबल कीजिए। क्यों? क्योंकि इवन में ही बराबर हो सकता है। तो इसको पहले आप क्या कर दीजिए? डबल कीजिए। अब इसको जैसे ही आपने डबल किया तो पीवी कितना हो गया? 2। अब इधर पीवी कितना है? 1 है, इसको भी क्या कीजिए? डबल कीजिए। किए। अब क्या हो गया? पीवी आपका 2, इधर भी पीवी आपका 2। अब नाइट्रोजन देखिए, पहले नाइट्रोजन को कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन जैसे ही, यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन? 2, और 2 ये 2 दूनी के कितना हो गया? 4। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन को हम क्या कर देंगे? 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 दूनी के 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी के 6 और दूनी के 12। अब इधर ऑक्सीजन कितना है? ये 2 हो गया, ये 4 दूनी के 8, 8 और 2 10, और 2 12, हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो ऑड में है उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो ऑक्सीजन इधर क्या था? ऑड में था, तो इसको पहले दुगना कीजिए। अब दुगना करने के बाद फिर से आप शुरू से देखते चलिए कि कितना चाहिए, किसको बराबर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। H2 प्लस O2 H2O, जल्दी से आप भी कीजिए इसको। H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा? H2O। कैसे होगा? H2 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको पहले बैलेंस कीजिए 2। अब 2 जैसी ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया यहाँ पे, तो इसको भी बैलेंस हो जाएगा आसानी से। जब सिंगल मतलब अगर आप कहिए तो मॉलिक्यूल के अगर फॉर्म में है तो उसको बैलेंस करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। K प्लस H2O, K प्लस H2O, ये क्या दे रहा है? KOH प्लस H2। अब देखिए इसको बैलेंस करना आसान है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब और इधर K को बैलेंस करना जितना चाहिए उतना रख सकते हैं आप। तो यानी हमको किसको बैलेंस करना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 और 2, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो ये जब भी जाएगा तो इवन में जाएगा,
लेकिन इसको इवन करने के लिए इसको दुगना करना होगा, इसको हम कर दिए दुगना। अब जैसे ही इसको दुगना करें तो के कितना हो गया, अब के कितना हो गया, दूगो, तो के को भी यहाँ कर दिए दूगो, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो और प्लस दो, तो दो दूनी के चार, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ डबल कर देना होगा। और जैसे ही ये डबल किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, डबल, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, डबल, तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, Fe+H2O हमने 6 क्वेश्चन ले रखा है ना। आप जब भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाएगा तो 5 गो रहेगा, 3 में पूछा जाएगा तो 3 गो रहेगा, ठीक है। Fe+H2O Fe3O4 प्लस H2, Fe+H2O ये क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो इस H2 को रख करना आसान है, तो इसको अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो Fe कितना है, एक, इधर Fe कितना है, 3, यहाँ पे पहले 3 कर दीजिए। अब 3 जैसे किए, अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, इसको 4 कीजिए, 4 कर दिए, यहाँ से 4। अब जैसे 4 करेंगे तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको भी क्या कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, ठीक है। अब हो गया बैलेंस। आयरन 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम, 1 ओम और 11 ओम हो, ठीक है। तो अगर देखिए 2, 3 और 6, 11 लाना है, इन सबसे ज़्यादा लाना है, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो 11 लाने के लिए 6, 3, 9 और 2 11, तो 11 के लिए क्या लिखना होगा, 3 प्रतिरोधकों को कैसे करना होगा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, इसके लिए 11 लाने के लिए। अच्छा, एक तो श्रेणी क्रम होगा, दूसरा पार्श्व क्रम होगा। पार्श्व क्रम करके देखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी के 6, 6 एकम 6, तो 3 दूनी के 5 और 1 6, 6/6, 6/6 कितना हो जाएगा, 1, तो 1/r बराबर इतना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। तो यानी पहला तो है कि श्रेणी क्रम में, और दूसरा क्या कह रहा है, ये पार्श्व क्रम में। अगर ये तीनों को पार्श्व क्रम में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तो हो जाएगा आसानी से। अब जैसे 4 ओम है, वो देखिए 4 ओम है, तो इसका मतलब है कि 2 तुम्हारा सीरीज में है और 2 पैरेलल में है, ठीक है। मैंने 2 सीरीज में होगा, 1 पैरेलल में होगा, या फिर 2 पैरेलल में होगा, 1 सीरीज में होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं 3 और 6, इसको हम लोग R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं और इसको R3 मानते हैं। अब 1/r' बराबर क्या करते हैं, 1/r2 प्लस 1/r3, देखने से लग रहा है कि 3 और 6 2 आना चाहिए इसमें, तो 1/3 प्लस 1/6, 1/6, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा, 3/6, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी के 6, आर डैश कितना हो गया, 2, तो आर डैश हो गया आपका 2। अब टोटल आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस आर डैश, मतलब R1 को इन दोनों के पैरेलल हम लोग क्रम में संयोजित करेंगे, तो R1 कितना हो गया, 2, और आर डैश कितना हो गया, 2, तो 2 दूनी के 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम, 4 ओम आ गया। तो यानी क्या हुआ कि पहला 4 ओम लाने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर 4 ओम का अगर हम आपको बना करके दिखाएं तो 4 ओम में क्या हो जाएगा, 2 ओम ये हो गया हमारा, और एक सर्किट हमारा ये बनेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 ओम, कब लाने के लिए, 4 लाने के लिए, ठीक है। 1 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार संयोजित करेंगे, तो 1 ओम लाने के लिए हमको करना होगा, तीनों को हमको क्या करना होगा,
तीनों को समांतर क्रम में लगाना होगा, तीनों को समांतर क्रम में लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। ठीक है, ये कब होगा, ये होगा ऐसा क्रम होगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था रहेगी तो इसका 1 ओम रहेगा। ठीक है, और जब तीनों लाइन से, ये क्या है, ये आराम वाला 11 वाला आ जाएगा, 2 3 और 6 रहेगा। तो क्लियर है। तो ये पहला संयोजन, ये दूसरा संयोजन दूसरा के लिए, और ये तीसरा के लिए संयोजन। क्लियर है। चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मानव के पाचन तंत्र को नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र देख लीजिए, यहाँ पे है, जिह्वा है, ठीक है, मुंह, ग्रसिका, ग्रसिका देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ग्रसिका इंपॉर्टेंट है, अमाशय लिखना जरूरी है, क्षुद्रांत्र लिखना जरूरी है, बृहद्रांत्र बड़ी आंत लिखना जरूरी है, गुदाद्वार लिखना जरूरी है। ठीक है, परिशेषिका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अग्नाशय लिख दीजिए और पिताशय। ठीक है, पिताशय, अग्नाशय और यकृत, ये इतना लिखना जरूरी है। ग्रसिका जो ढूंढा जाएगा एग्जामिनर, मतलब जो चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, उनके द्वारा जो ढूंढा जाएगा वो ग्रसिका, ओसोफेजस, अमाशय स्टोमक, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एनस और पैंक्रियाज, लीवर, है ना, और ये क्या है, गॉल ब्लाडर। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ठीक है, भोजन में के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो लार की भूमिका यही है कि लार जो है, भोजन का पचना जो है वो मुंह से ही शुरुआत हो जाता है। कहाँ से, मुंह से। तो पहले क्या होगा, मुंह से ही शुरुआत हो गया। तो लार की क्या भूमिका है भाई, तो मुंह में ग्रंथि होती है, और ग्रंथि जो होती है वो इंजाइम्स सेक्रेट करती है, टायलिन, ऐसी जो बता रहा है वैसे ही लिख देना है, कोई जरूरी नहीं कि ये लाइन लिखना है ना। टायलिन और एमाइलेज, एमाइलेज, ये दोनों एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्च को, है ना, मंड को तोड़ते हैं, किसमें, माल्टेज में, मतलब, या फिर आप कहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मंड जो है उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कहाँ पे ये होता है, लार से निकलने वाला जो हार्मोन है उसके द्वारा, कौन कौन, टायलिन और एमाइलेज। ठीक है, यानी आप याद रखिए कि लार की क्या भूमिका है, तो वो क्या करता है, तोड़ता है, भोजन को तोड़ना वहीं से प्रारंभ शुरू हो जाता है। लार लार क्या है, ये आपका भोजन में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, और भोजन में मिक्स होने के बाद वो उसमें जो मौजूद है मंड यानी स्टार्च, भोजन में जो मौजूद है स्टार्च, उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, ऐसे माल्टोस में तोड़ता है ना, तो स्टार्च को, मंड को किस में तोड़ेगा, माल्टोस में तोड़ेगा। ठीक है, तो लार की क्या भूमिका है, समझ गए आप। चलिए अब यहाँ पे देखिए, रोल ऑफ सैलिवा, वही चीज़ है, अपने से जो हमने बताया वैसे ही लिख देना, कोई जरूरी नहीं कि आपका किताबी लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, जितना अपने लैंग्वेज में लिखिएगा उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण कैसे किसे कहते हैं, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, क्या होगा, नर होगा कि मादा होगा। ठीक है, चलिए, लिंग निर्धारण कैसे होता है आप लिख लीजिएगा, कैसे, नर में क्या होते हैं, यहाँ लिखिएगा नर और यहाँ बनाइएगा मादा। नर में XY क्रोमोजोम और यहाँ पे XX क्रोमोजोम, यहाँ से आया Y और यहाँ से आया X। ठीक है, युग्मनज बना, तो ये जो XY होगा ये क्या देगा, नर देगा। अगर यहाँ से आया X और यहाँ से तो आएगा केवल X, तब क्या बनेगा, मादा, क्या बनेगा, मादा। ठीक है, बस यही फिगर आपको बनाना है,
ये जो फिगर दिया हुआ है यही फिगर आपको बनाना है या फिर ऐसे बनाना है और फिर लिख देना है। क्या लिखना है कि नर में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है और मादा में एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। अगर नर का वाई क्रोमोजोम मादा के एक्स क्रोमोजोम के साथ मिलता है तो लड़का जन्म लेता है, ठीक है। और अगर नर का एक्स क्रोमोजोम मादा के वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम से मिलता है, मादा के पास तो वाई है ही नहीं, है ना। नर का एक्स क्रोमोजोम अगर मादा के एक्स क्रोमोजोम से मिलता है तो बेबी गर्ल यानी लड़की जन्म लेती है, ठीक है। तो यही क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण इसी तरह से होता है, ठीक है। चलिए, यही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये पूरा, ये सारी चीज़ें लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हमने बताया बस वो लाइन आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है कि गुणसूत्र पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं अलग अलग, और मादा में कौन होते हैं, दोनों एक्स ही होते हैं। अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र आता है मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स मिलेगा, तो इसमें बेबी गर्ल होगी, है ना, लड़की जन्म लेगी। और जब वाई क्रोमोजोम अगर एक्स से मिलता है ना, वाई वाला जो एक्स से अगर मिलेगा तब क्या होगा, लड़का होगा। बस यही चीज़ को आपको लिख देना अपनी भाषा में, ठीक है। चलिए, वही चीज़ इंग्लिश में है। तो ये आपके 52 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप और क्या पढ़ लीजिएगा, मोटर जरूर पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। फिर आप जो मॉडल सेट में दिया हुआ है पार्श्वक्रम या फिर श्रेणी क्रम में जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का जो संयोजन का निकालने का है वो, और चाहे पार्श्वक्रम में जो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसको भी आप संयोजन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप मॉडल सेट एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो वाला वीडियो। चलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग आंसर की भी करेंगे इसका, ठीक है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अ, अगर आप अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।